Hello students, that's Dr. Dushyant's physics class and myself Dr. Dushyant Pradeep. In today's lecture we are going to discuss about the Gaussian surface and the application of the Gauss theorem as we have already discussed in our previous lecture. पिछले कुछ lectures में हमने electrostatics के कुछ components पढ़े हैं और last lecture में we have studied the Gauss theorem. That way very important, and now we have to go for the applications, different applications in stepwise lectures. So आज के हम लेक्चर में सबसे पहले स्टडी करेंगे गॉसियन सरफेस क्या है. चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहली टर्म जो हम देख रहे हैं यहां पे, दैट इज गॉसियन सरफेस. तो क्या है गॉसियन सरफेस? तो सबसे पहले मैं आपको एक रिव्यू बताता हूं कि व्हाट वाज द गॉस थ्योरम. गॉस थ्योरम क्या थी भाई? गॉस थ्योरम दैट वाज अ रूल, दैट वाज अ लॉ दैट गिव्स द amount of charge enclosed inside a surface and its relation to the electric flux, or you can even say just flux was equal to 1 by epsilon naught the charge enclosed in that surface. है ना? Relation between the charge enclosed by the surface and the electric flux produced. So that was, according to that, phi was equal to 1 by epsilon naught the charge enclosed in that surface. So that was about the Gauss theorem. Now what is the Gaussian surface? Gaussian surface क्या है? वही surface जो closed surface हम consider कर रहे हैं. closed surface consider कर रहे हैं. कौन सी surface? जो enclose कर रही है चार्ज को. किसको कर रही है? enclose कर रही है. किसको? चार्ज को enclose कर रही है. उसी सरफेस को हम क्या कहते हैं? गॉसियन सरफेस. और गॉसियन सरफेस क्यों बनाते हैं? टू गेट द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल ऑफ दैट सरफेस. क्या करने के लिए? इंटीग्रल सरफेस निकालने के लिए. मींस मुझे उसका एरिया वॉल्यूम निकालना है, जिसकी वैल्यू निकालनी है फॉर गेटिंग द वैल्यू ऑफ व्हाट? फ्लक्स. क्योंकि जब तक मुझे सरफेस इंटीग्रल नहीं मिलेगा, मुझे फ्लक्स की वैल्यू नहीं मिलेगी. बिकॉज फ्लक्स इज इक्वल टू E dot ds, और that is integral of surface. ये surface integral is closed integral आपने जो निकाला है वो तभी मिलेगा जब मुझे वहां पे surface का shape मिलेगा. Whether the surface is circle, whether it is a sphere, whether it is some other surface. So for getting that surface we need a surface, and for that we have considered that hypothetical. This surface is known as hypothetical. A theoretical surface जो सिर्फ किसके लिए यूज हो रही है? कैलकुलेशंस के लिए यूज हो रही है. डन. चलिए सबसे पहला काम जो हम करते हैं, इसी गॉसियन सरफेस को निकाल के यूज करके हम क्या करते हैं? कूलम के लॉ को डिराइव करते हैं. किसको डिराइव करते हैं? कूलम के लॉ को डिराइव करते हैं. कूलम का लॉ किससे डिराइव करना है? गॉस की थ्योरम से. सो कूलम्स लॉ, along with that आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी गॉसियन सरफेस की. तो फ्रॉम गॉस लॉ को यूज करके हम कूलम्स लॉ को डिराइव कैसे करते हैं. सो लेट्स हैव दिस. एक पॉइंट चार्ज लीजिए जिसे इनक्लोज कर रही है एक क्लोज सरफेस. कौन कर रही है? एक क्लोज सरफेस. और क्लोज सरफेस किसकी फॉर्म में है? इन द फॉर्म ऑफ दैट स्फीयर. सो स्फीयर की फॉर्म में है, तो इसका मतलब है ये क्या बन गई? दिस इज अ स्फेरिकल गॉसियन सरफेस. ये क्या बन गई? स्फेरिकल गॉसियन सरफेस. तो अब हमने क्या ले लिया? हमने ले लिया एक चार्ज जो इस पॉइंट, इस सेंटर O के ऊपर पड़ा हुआ है. डन. और ये इस चार्ज का जो इंपैक्ट है वो इस बाउंड्री वॉल के अंदर है, और ये सरफेस हमने ले ली है यहां पे. डन. अब एक इसी सरफेस, ये सरफेस कर्व्ड सरफेस है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ अ कर्व, स्फेरिकल. सो मैं इसका एक कंपोनेंट ले लेता हूं.
इस कंपोनेंट जिसकी वैल्यू को मैं कंसीडर कर लेता हूं भाई कि वैल्यू है इस छोटे से कंपोनेंट की टोटल सरफेस एस होगी, तो मैं इसका एक छोटा सा कंपोनेंट जो ले लेता हूं वो ले लेता हूं डीएस। क्या ले लेता हूं? डीएस। चलिए अब इस सेंटर को और इस कंपोनेंट के इस पार्ट को ज्वाइन कीजिए, ये बना देगा इसका रेडियस आर। क्या बना देगा इसका? रेडियस आर। और आपको पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, दैट इज ऑलवेज व्हाट? दैट इज ऑलवेज डायरेक्टेड अलोंग द रेडियस ऑफ अ स्फीयर। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा किस तरफ होती है? रेडियस ऑफ द स्फीयर। चलिए एक तो चीज ये आ गई कि हमें मिला क्या? हमें मिला रेडियस, रेडियस से हमें डायरेक्शन मिल गई किसकी? इलेक्ट्रिक फील्ड की। सेकंड, अब मुझे चाहिए किसकी डायरेक्शन? उस वेक्टर की। कौन सा वेक्टर? जो यहां पे क्या बन रहा है? नॉर्मल है इस सरफेस के। किसके सरफेस के नॉर्मल है? इस सरफेस के, जिसे हमने एक छोटा सा हिस्सा लिया है। तो अब मुझे दो चीजें मिल गई। एक मुझे मिल गया एरिया वेक्टर। क्या मिल गया? एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर कौन है? डीएस वेक्टर। एरिया वेक्टर किसके इक्वल होता है? एरिया वेक्टर इज इक्वल टू द सरफेस। सरफेस की वैल्यू कितनी है भाई? डीएस इनटू द नॉर्मल वेक्टर। नॉर्मल वेक्टर कौन है? एन यूनिट वेक्टर। नॉर्मल क्या होता है? परपेंडिकुलर, वो भी बाहर की तरफ है। एक चीज ये मिल गई। दूसरी हमें ये मिल गई कि ये जो एन यूनिट वेक्टर है दैट इज पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट। क्यों? क्योंकि दोनों आउटवर्ड है, और अगर सरफेस पे नॉर्मल है मींस दैट इज आल्सो अलोंग द रेडियस। जो रेडियस होता है भाई, जब उसे हम सरफेस से बाहर ले जाते हैं, एक्सटेंड करते हैं, तो दैट रिप्रेजेंट्स द नॉर्मल ऑन दैट सरफेस। सो इसका मतलब है एन यूनिट वेक्टर और ई इलेक्ट्रिक फील्ड जो है दोनों पैरेलल हैं। दोनों पैरेलल हैं तो थीटा कितना हो गया? 0 हो गया। थीटा कितना हो गया? 0 डिग्री। 0 डिग्री। चलिए तो अब हमारे पास जो फ्लक्स था, हमारे पास फ्लक्स जो था डी फाई ई, द स्मॉल फ्लक्स along the surface, that is equal to किसके बराबर था? E डॉट ds के बराबर। यही था। और E डॉट ds मीन्स E ds cos थीटा। बट थीटा कितना है भाई? 0। थीटा कितना है? 0। E ds cos 0 डिग्री। और cos 0 कितना होता है? 1 होता है। तो हमारे पास डी फाई ई कितना बन गया? डी फाई ई इज इक्वल टू ई इंटू डी एस। यहां तक समझ आ गया? ये तो था आपका स्मॉल कंपोनेंट। लेकिन अब मुझे क्या निकालना है? सरफेस इंटीग्रल। सरफेस इंटीग्रल मतलब टोटल फ्लक्स निकालना है यहां पूरे सरफेस के ऊपर। पूरे सरफेस पे निकालने के लिए हम क्या करेंगे? वी आर गोइंग टू इंटीग्रेट दिस कंपोनेंट। वी आर गोइंग टू इंटीग्रेट दिस कंपोनेंट। इंटीग्रेट किसे करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे ये जो लास्ट टर्म आपके पास बनी है। चलिए अब इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेट करेंगे बोथ साइड ओवर दैट क्लोज सरफेस। सो डी फाई ई। तो जब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे तो ये बन जाएगा कंप्लीट फ्लक्स आउट ऑफ दैट सरफेस, दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई क्लोज सरफेस ds। डन। चलिए अब आपको इतना तो पता ही होगा कि E आ जाएगा बाहर। इंटीग्रेशन किसका होगा? ds का। डन। ds क्या है? स्मॉल सरफेस। तो टोटल जब इंटीग्रल निकालेंगे तो टोटल सरफेस हो जाएगी। टोटल सरफेस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। जो आपकी टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर है वो किसके बराबर है? 4 पाई r का स्क्वायर। और इस तरफ क्या है? फाई। सो फाई ई किसके बराबर है? E इंटू 4 पाई r का स्क्वायर। बट गॉस थ्योरम क्या कहती है? गॉस थ्योरम कहती है कि फ्लक्स किसके बराबर है? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चलिए ये वाली जो वैल्यू है इसे यहां पे सब्स्टिट्यूट कीजिए। यहां पे सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या वैल्यू मिल गई आपको? आपको वैल्यू मिल गई भाई कि E इंटू, पहले मैं RHS लिख रहा हूं, 4 पाई r स्क्वायर। अब फाई ई की जगह आ गया Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। डन। मुझे E चाहिए
इज इक्वल टू, ये वाला पार्ट चला जाएगा डिनोमिनेटर में, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर का स्क्वायर। अगर मैं कहूं तो ये भी कूलम्स लॉ ही है, ये भी कूलम्स लॉ ही है, क्योंकि कूलम लॉ से ही हमें ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिलती है। लेकिन चलिए एग्जैक्ट कूलम की फॉर्म में ले जाने के लिए अब मुझे पता है कूलम फोर्स जो होती है, वी नो द कूलम फोर्स is equal to Q naught into E that we have already studied, because E is equal to F upon, क्या होता है, E की जो वैल्यू होती है वो F अपॉन Q नॉट होती है, तो Q नॉट मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो Q नॉट, E की वैल्यू डालते जाइए भाई, Q नॉट E, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R का स्क्वायर। सो है भाई, डिनोमिनेटर में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर और न्यूमरेटर में Q नॉट Q, दो चार्जेस Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला है, किसका रिलेशन है, कूलम्स लॉ का रिलेशन है। ये समझ आया आपको? तो ये था डेरिवेशन ऑफ कूलम्स लॉ फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम द व्हाट, योर गॉस लॉ। डन। चलिए अब हम एप्लीकेशन करते हैं गॉस की, एक और एप्लीकेशन अब हम निकालते हैं कि फील्ड, अब हमने निकालना है, हमारे पास जो फील्ड है एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है, फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज्ड वायर, ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर। वायर जो है भाई, जो वहां पे चार्ज है, क्या है, चार्ज है। चलिए ध्यान से, एक सिंगल वायर है और इस वायर के ऊपर क्या पड़ा हुआ है, इसकी सरफेस के ऊपर चार्ज ही चार्ज है। अब हमने इसे क्या करना है, वायर को इनक्लोज करना है। वायर को इनक्लोज करना है तो सरफेस कौन सी बनेगी जो वायर को इनक्लोज करती है, ट्राई कीजिए भाई। वायर को इनक्लोज करने के लिए हम जो सरफेस यूज करेंगे वो किसकी फॉर्म में होगी, सिलेंडर की फॉर्म में होगी। किसकी फॉर्म में होगी, सिलेंडर की फॉर्म में। तो ये बन गई भाई सरफेस ए, ये सरफेस जो है ये इसको इनक्लोज कर रही है। तो यहां पे बीच में क्या है, यहां बीच में है भाई आपके पास एक वायर, एक वायर, और उसको ये इनक्लोज कर रही है सरफेस। तो ये कौन सी सरफेस हो गई, ये है गॉसियन सरफेस इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर, इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर। एक चीज आ गई। अब ध्यान से देखिए, आपके हाथ में पेन होगा, उसे ध्यान से देखिएगा, दैट इज ऑल्सो है सम हाउ इक्विवेलेंट टू दैट ऑफ सिलेंडर। अब यहां पे दो सरफेसेस बन गई हैं, एक ये वाली जो कर्व्ड सरफेस हो गई है और एक ये वाली, और इस साइड वाली जो फ्लैट सरफेसेस बन रही हैं, ऐसा ही है। चलिए ध्यान से देखिएगा, अब आपके पास ये जो सरफेस बनेगी, ये जो आपकी कर्व्ड सरफेसेस बन रही हैं, अब इस सरफेस के ऊपर जब हम इसकी बात करेंगे तो इसके ऊपर जब हम वेक्टर लेंगे, कौन सा सरफेस वेक्टर, वो उसकी डायरेक्शन ये होगी। इस साइड जब हम सरफेस वेक्टर की डायरेक्शन लेंगे, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन लेंगे, वो यूनिट वेक्टर इस तरफ होगा और ये साइड वाला इस तरफ होगा। क्यों, क्योंकि भाई कर्व्ड सरफेस एरिया के ऊपर सरफेस वेक्टर अलोंग द रेडियस होता है। तो अगर ये आपका सिलेंडर है तो सिलेंडर का रेडियस बाहर की तरफ ही जाएगा, इस तरफ ही जाएगा, तो ये आपका सरफेस बन गया। तो व्हाट वी हैव गॉट थ्री डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ व्हाट, ऑफ एरिया वेक्टर। ये समझ आया, ये तो आ गया एरिया वेक्टर का। अब फ्लक्स है तो एरिया वेक्टर के साथ साथ मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड भी चाहिए। चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखते हैं। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा रेडियल वेक्टर के साथ ही होती है, चाहे सरफेस कोई भी हो, चाहे सरफेस कोई भी हो। तो इस साइड तो ये पैरेलल हो गई, इस साइड तो ये पैरेलल हो गई, तो इस साइड जब जाएंगे तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, और ये दोनों एक दूसरे के बीच में कितने डिग्री का एंगल बना रहे हैं, 90 डिग्री का। तो इन दोनों डायरेक्शंस में, दोनों सरफेसेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो आपकी जो तीन आपने सरफेसेस ले ली हैं, उन तीनों सरफेसेस में इलेक्ट्रिक फील्ड और आपके यूनिट वेक्टर ऑफ एरिया के अलग अलग कंपोनेंट्स बन गए हैं।
ये ध्यान रहे, फिर से समझाता हूं आपको। अब मैं आपको फिर से एक बार समझाता हूं। तो टोटल जो आपका फ्लक्स है, अब उसके तीन कंपोनेंट बन गए हैं। कितने कंपोनेंट बन गए हैं? तीन। फाई वन किसके अलोंग? कर्व्ड सरफेस के अलोंग, जो इस पेन के आसपास है, ये आगे पीछे है। और फाई टू, मान लीजिए ये वाली सरफेस है जो ऊपर से फ्लैट होती है। इफ यू हैवंट गॉट, यू आर हैविंग अ न्यू पेंसिल के दोनों एंड्स जो है वो फ्लैट होते हैं आगे से, ये दो वही दो एंड हैं, और उसके आगे पीछे जो है वो गोलाकार कर्व्ड सरफेस है, वही कर्व्ड सरफेस है। ये फाई टू और फाई थ्री यही फ्लैट सरफेसेस के आपके फ्लक्स है। डन। अब हम अलग अलग करके इन तीनों कंपोनेंट्स को निकालते हैं। तीनों कंपोनेंट्स की वैल्यू अलग अलग करके मैं आपको निकाल के बताता हूं कि तीनों कंपोनेंट्स क्या आते हैं। चलिए, फाई वन फ्लक्स हमें पता है कि क्या होता है, ई डॉट डी एस। मान लीजिए आपका ये वाला कंपोनेंट क्या है, ई। इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो सेम ही रहेगा, इनटू सरफेस। मान लीजिए ये आपकी सरफेस जो है कर्व्ड सरफेस। चलिए, ई इंटू डी एस, ई आ गया आपका, इंटू डी एस, डॉट प्रोडक्ट है तो क्या बन जाएगा, कॉस थीटा, और इंटीग्रल होगा। डन। इंटीग्रल आपने ले लिया। अब ध्यान रहे कि इंटीग्रल जो है यहां पे आपके पास अब निकालेंगे तो ई विल बी आउट, इंटीग्रल ऑफ डी एस कॉस, यहां पे थीटा जो है वो 0 डिग्री है। क्यों? क्योंकि ई भी बाहर की तरफ है और एन यूनिट वेक्टर भी बाहर की तरफ है, दोनों रेडियस के अलोंग है। दोनों रेडियस के अलोंग है तो थीटा कितना हो गया, 0 डिग्री। 0 डिग्री हो गया तो कॉस 0 1 हो गया। अब आपके पास आ गया ई। डीएस की वैल्यू क्या है यहां पे भाई, फर्स्ट कंपोनेंट है, और ये आपका डीएस जो है ये क्या है, एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया है सिलेंडर का। तो ये बन गया आपका 2 पाई। अब लेंथ मान लीजिए इस सिलेंडर की है एल, और इसका रेडियस है आर। रेडियस कितना है इस सिलेंडर का, आर। तो क्या होती है कर्व्ड सरफेस एरिया, 2 पाई आर एल। ये आपकी आ गई फर्स्ट टर्म। क्या आ गई आपकी फर्स्ट टर्म। अगली दोनों टर्म्स सिमिलर होंगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यहां इस तरफ रेडियस की तरफ जा रहा है, और ये इससे 90 डिग्री बना रहा है, और यहां पर भी ऐसा ही है। तो थीटा की वैल्यू तो पता चल गई मुझे। अब मैं चलता हूं आगे। फाई टू सरफेस कौन सी है, कोई भी सरफेस फ्लैट में से, फ्लैट सरफेस जो एंड्स हैं इसमें से या इसमें से कोई भी ले लीजिए। तो फाई टू इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ ई वेक्टर डॉट डी एस टू वेक्टर। इसे मैं सेकंड सरफेस ले लेता हूं, इस वाली साइड को, इज इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा। दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, cos 90 0, so everything is going to be 0. Similarly, phi 3, अब मैं इस एंड को ले रहा हूं, phi 3 is also equal to E dot ds3। ये आपके तीन कंपोनेंट्स हैं। phi 3 क्या बन गया, E ds cos फिर से क्या है यहाँ पे 90, that is going to be 0। So आपके पास जो वैल्यू कंपोनेंट्स आपके इंटीग्रल्स बन रहे हैं वो क्या है, 0 बन गए। अब आपके पास जो सिंगल लास्ट इक्वेशन आपके पास बन रही है, दैट इज व्हाट, दैट इज ओनली फाई इज इक्वल टू टोटल फ्लक्स किसके कारण, उस लाइन के कारण जो किसके बराबर था, फाई 1 फाई 2 फाई 3। ध्यान रहे तीनों फ्लक्स के बराबर था। ये तीनों फ्लक्स किसके बेस पे थे, तीन सरफेसेस के बेस पे, एक कर्व वाली और दो जो एंड पे फ्लैट सरफेसेस थी। जो कर्व वाली थी उसका बन गया E इंटू 2 पाई आर एल, यही था। डन। फाई 2 0 आ गया, फाई 3 भी 0 आ गया। सो फाई E इज इक्वल टू E इंटू 2 पाई आर एल। मुझे तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, मुझे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए अब यहां तक तो पहुंच गए। अब हमें यहां पे चाहिए चार्ज की वैल्यू। किसकी वैल्यू चाहिए, चार्ज की वैल्यू। क्यों, क्योंकि गॉस क्या कहता है, गॉस कहता है कि फाई ई किसके बराबर है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर।
Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर है। अगर ये Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर है तो फाई ई की वैल्यू जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो E इंटू 2πrl किसके बराबर हो जाएगा? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर। बट ध्यान रहे ये चार्ज कौन सा चार्ज है? ये लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। ये क्या है? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। हमने पढ़ा हुआ है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अगर हो तो चार्ज किसके बराबर होता है? लेंथ इंटू लैम्डा। लैम्डा क्या है? लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी। और हमने पढ़ी है लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपॉन लेंथ होता है। तो क्यू किसके बराबर आ गया? लैम्डा इंटू लेंथ। तो लैम्डा इंटू लेंथ अगर आपके पास आ गया है तो अब वैल्यू पुट कीजिए E इंटू 2πrl। क्यू की जगह लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। डन। तो E ले जाइए, E की वैल्यू निकालनी है। सो लैम्डा एल अपॉन 2πrl एप्सिलॉन नॉट। एल एल गया, वी गॉट ओनली व्हाट? लैम्डा अपॉन 2πr एप्सिलॉन not 2πr epsilon not. So this is the final value of electric field produced due to an infinitely long charged wire of linear charge density lambda, length L. Done. हमने उसे करने के लिए क्या किया? एक गॉसियन सरफेस बना ली। किसकी फॉर्म में? सिलेंडर की फॉर्म में। सिलेंडर की फॉर्म में बनाई है और उस सिलेंडर के लेंथ कितनी होगी? सिलेंडर की लेंथ भाई इतनी ही होगी जितनी वायर की लेंथ है। और वो कितनी ले ली हमने? एल। उस गॉसियन सरफेस का रेडियस ले लिया आर। तो उसका सफेयर सरफेस एरिया बन गया 2πrl। तो इस तरह से हमने निकाल ली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज्ड वायर। सो आज का इतना ही बहुत है। So next lecture may we will move towards the another applications of electrostatics. So till then, keep watching me on Dr. Dushyant's physics classes and enjoy the physics. Thank you very much. Have a wonderful time. Please share and subscribe the channel. Have a wonderful time ahead during the stay on this channel. Enjoy. Goodbye.